नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भारतीय भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे और ये पीटी स्पेशल है। और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। और यह लेक्चर देखें तो समीक्षा अधिकारी यानी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए एमपीएससी, जेपीएससी, आरकेपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, यूपीट्रिपलएससी की परीक्षाओं के लिए, यूपीट्रिपलएससी में पेट 2025 के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टीजीटी, पीईटी के लिए भी यह विषय वाइज जो है भारतीय इतिहास अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर को बेस्ड ऑन माइंड मैप। इसके अंतर्गत इसका इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लेते हैं। इसमें देखें जो एंशिएंट हिस्ट्री है यानी प्राचीन भारत का इतिहास है, इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ दिखाए गए सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं और ये सारे लेक्चर इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए इन टॉपिकों को भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। आधुनिक भारत के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए हैं सारे टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। वर्तमान लेक्चर गवर्नर जनरल वायसराय की नेक्स्ट कड़ी पर आधारित है। पूर्व के लेक्चर में हमने जो देख लिया उसका थोड़ा पूर्वावलोकन करें तो इसमें देखें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय को हमने विस्तार समझ लिया है, जिसके अंतर्गत जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो रॉबर्ट क्लाइव था इसको हमने समझ लिया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लिया है। यानी बंगाल के जो 6 महत्वपूर्ण गवर्नर हुए थे उस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है। उसको आप जो है उस लेक्चर को इस चैनल पर उपलब्ध है, आप सर्च करके या चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दे दी। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हमने भी महत्वपूर्ण रूप से जानकारी दे दिया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही देखें तो इसको न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। और इसमें देखें वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापना किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमने चर्चा किया था कि बंगाल का अंतिम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों था। इस पर विस्तार चर्चा कर लिया। आप इस चैनल पर जाकर सारी जानकारी को देख सकते हैं। इसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस को हमने महत्वपूर्ण समझ लिया। इसका समय देखें 1786-1793 ईस्वी तक था इसका समय। और इसको जो है भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा और सिविल सेवा का इसको जनक माना जाता है। यानी फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज जो यही है लॉर्ड कार्नवालिस है। और इसमें कानूनी संहिता इत्यादि को हमने देख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 1789 में दास प्रथा पर रोक लगा थी। सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में हम दे चुके हैं। तो पूर्व के लेक्चर में ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यह एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रांत के यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा हमने अस्थायी बंदोबस्त राजस्व संबंधी सुधार के अंतर्गत इसमें इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त को हमने विस्तार समझ लिया। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमने दे दिया है कि प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे जो 1863 में बने थे। इसके अलावा ये सारी जानकारी दे चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा में चयन के बाद त्यागपत्र दे दिया था। अरविंद घोष आईसीएस की परीक्षा में घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। ये सारी जानकारी जो है पूर्व के लेक्चर में दे चुके हैं विस्तार से। तो लॉर्ड कार्नवालिस के बाद अगले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वो अगला जो था यानी उसका समय लॉर्ड कार्नवालिस का समय देखें तो 1786 से लेकर के 1793 तक का जो समय था वह लॉर्ड कार्नवालिस का था। इसके बाद 1793 से यानी यह समय 1793 से 1798 यानी 5 वर्षों के लिए जो समय था 1798 तक का जो समय था यह सर जॉन शोर का समय था। सर जॉन शोर के बारे में देखें तो इसने मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। जॉन शोर ने ही जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसने जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना था, तो यही जॉन शोर था।
कहने का आशा ये हुआ कि जो जॉन शोर था इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जाएगा कि कौन सा बंगाल गवर्नर जनरल जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। यही सर जॉन शोर जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो यह लॉर्ड वेलेस्ली का समय है। लॉर्ड वेलेस्ली देखें तो 1798 से 1805 ईस्वी तक का जो समय लॉर्ड वेलेस्ली का समय है, इसके बारे में ध्यान दें। यानी यह जानकारी ऊपर से इसको देखते हैं, नोट और क्या आप जानते हैं से इसको शुरुआत करते हैं। तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंदौर के जो होलकर थे उसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज, यानी 1806 देखें, यानी लॉर्ड वेलेस्ली के बाद का यह जो समय है नोट में, तो 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु खोला गया था। यानी भारत में जो प्रशासकीय अधिकारी भेजे जाते थे उनको यही प्रशिक्षण ईस्ट इंडिया कॉलेज में दिया जाता था, जो इंग्लैंड के हेलेबरी में खोला गया था 1806 में। क्या आप जानते हैं, कोई इसमें समझ लेते हैं। तो सहायक संधि का प्रयोग भारत में वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इसमें विस्तार समझ लिया है कि जो भारत में सहायक संधि का प्रयोग भारत में वेलेस्ली से पहले कौन किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अब वेलेस्ली के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी कुछ को कवर करते हैं। तो देखें, वेलेस्ली को कुछ इतिहासकारों ने कंपनी का अकबर कहा है। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। तो कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल था जो स्वयं को बंगाल का शेर करता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। और जो इतिहासकार हैं वह वेलेस्ली को कंपनी का अकबर कहते थे। जैसे इतिहास में जो अकबर द ग्रेट है, वैसे ही देखें तो यह कंपनी का अकबर लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने न्यायिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए, ध्यान देना है कि न्यायिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी की स्थापना किया। यानी इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। कहाँ पर करवाया? कलकत्ता में करवाया। किसके लिए किया? तो नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के लिए कराया। जबकि हमने देख लिया था कि न्यायिक सेवा का जन्मदाता जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था, क्योंकि उसी समय में 1774 में कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, बल्कि उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसलिए न्यायिक सेवा के जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद इसमें देखें तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन से हैं? निम्न हिसाब से देखें तो सर्वप्रथम हैदराबाद ने 1798 में, यानी जब ये बना उसी दौरान 1798 में ही हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसके बाद मैसूर, उसके बाद 1799 में, तंजौर उसी वर्ष 1799 में ही, अवध देखें तो 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802 ईस्वी में, भोसले 1803 ईस्वी में, सिंधिया ने 1804 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इसमें ध्यान दें सहायक संधि है क्या? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के, यानी जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के वैदेशिक संबंध कंपनी के हाथों में आ जाता था। यानी जो विदेश मंत्रालय था, यानी विदेश के साथ व्यापार या जो भी राजनीतिक या आर्थिक गतिविधियां थी, वैदेशिक संबंध कंपनी के हाथों में आ जाता था। मगर राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। यानी राज्य के आंतरिक मामले जो था, गृह विभाग था, वो उस राज्य के पास था। लेकिन वैदेशिक जो व्यापार या जो भी फाइनेंस था या फिर सूचना थी, वे सारे जो सहायक संधि के स्वीकार कर लेता था वो अंग्रेजों के हाथों में चला जाता था। इसके बाद देखें तो वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजों की श्रेष्ठता को स्थापित करने और फ्रांसीसियों के भय को खत्म करने के लिए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। ध्यान देना, सहायक संधि प्रणाली यानी जो सहायक संधि तो शुरुआत किया ही था। सहायक संधि देखें तो इससे पहले जो डुप्ले ने शुरुआत किया था, यानी भारत में वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था सहायक संधि का। लेकिन सहायक संधि में जो सिस्टम था, सहायक संधि प्रणाली यानी सिस्टम की शुरुआत जो है ये वेलेस्ली किया था। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। वेलेस्ली मैकियावेली के सिद्धांतों का अनुयायी था। यानी मैकियावेली
का जो सिद्धांत है उसका अनुयायी या फॉलोअर था ये वेलेस्ली। जिस प्रकार से भारत में देखें तो जो चाणक्य है या विष्णुगुप्त है, तो चाणक्य द्वारा लिखित जैसे अर्थशास्त्र है वह राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है, वैसे मैकियावेली जो है विश्व में वह राजनीतिक सिद्धांतों का या सैन्य सिद्धांतों का जो है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके सिद्धांत हैं। तो इसका अनुयायी जो था वह वेलेस्ली था या फॉलोअर था। इसके बाद इसमें देखें तो इसी के समय में वर्ष 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। टीपू के वध पर वेलेस्ली ने कहा, देखो पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों के नीचे पड़ा है। यानी जो 1799 में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो टीपू सुल्तान था उसकी मृत्यु हो गई थी या शहादत प्राप्त हो गए थे टीपू सुल्तान। तो शहादत प्राप्त करने के बाद यानी टीपू सुल्तान को मारने के बाद या शहीद होने के बाद इसने कहा था, यानी वेलेस्ली ने कहा था, देखो पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों के नीचे पड़ा है। तो इसने षड्यंत्र द्वारा ऐसा किया था, जैसा कि हमने देखा था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज जो है 20 वर्षों तक आपस में युद्ध न करने का समझौता करते हैं और ये दोनों मिलकर जो है मैसूर को 4 महत्वपूर्ण युद्धों में समाप्त कर देते हैं। इसके बाद 20 वर्ष बाद पुनः ये जो है मराठों से युद्ध करना शुरू करते हैं और मराठों को भी समाप्त कर देते हैं। तो ये इनकी जो है फूट डालो और राज करो की नीति का जो ये घिनौना कार्य था, इस शुरुआत से ही जारी रहा, जो कि अंत में जाते जाते समय भारत का बंटवारा करके की उसी नीति के अंतर्गत। आगे इसमें देखते हैं तो इसी के समय 1803 से 1805 के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, क्योंकि देखें तो ये 1799 में जो है मैसूर को समाप्त कर दिया, तो इसके बाद 20 वर्ष का समूह कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो इसी के समय जो है यह आंग्ल द्वितीय मराठा युद्ध होता है लॉर्ड वेलेस्ली के समय। जबकि देखें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 ये देखें तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था और ये सारी जानकारी पूर्व में हम दे चुके हैं। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को हमने देख लिया, तो अन्य राज्यों को इसमें शामिल कर लें। अन्य सहायक संधि स्वीकार यानी अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य में जोधपुर शामिल था, जयपुर शामिल था, मच्छेड़ी, बोधी था, भरतपुर जो राजस्थान में है, ये सारे जो राज्य थे ये भी सहायक संधि स्वीकार किए थे। इसमें इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र इसकी मृत्यु हो गई। यानी इसके बाद देखें लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो 1805 ईस्वी में जो है इससे पूर्व वाला जो था, इससे पूर्व जो जिसको हमने सिविल सेवा का फादर और पुलिस सेवा का फादर लॉर्ड कॉर्नवालिस किया, तो उसने 1805 में इसका दूसरा कार्यकाल लॉर्ड कॉर्नवालिस का शुरू हुआ, परंतु शीघ्र इसकी मृत्यु डेथ हो जाने के कारण जो है यह दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हमने ऊपर ही देख लिया था, यानी इसका दूसरा कार्यकाल जो है लॉर्ड वेलेस्ली के बाद शुरू होता है 1805 में, परंतु यह दूसरा कार्यकाल शुरू होने से यानी शुरू होते ही शीघ्र इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो बनता है वो सर जॉर्ज बारलो बनता है, यानी दूसरा कार्यकाल शुरू होता है वह आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का शुरू होता है, लेकिन शीघ्र इसकी मृत्यु हो जाने के बाद 1805 यानी 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक यानी 2 वर्ष तक जो है वह सर जॉर्ज बारलो जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। इसकी जो महत्वपूर्ण घटना इसके बारे में देखें, 2 साल का जो संक्षिप्त कार्यकाल था, इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना देखें तो 1806 ईस्वी में बेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। यानी 1806 में जो देखें तो इसी के समय में यानी सर जॉर्ज बारलो के समय में 1806 में बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। और इसी समय देखें तो इसने अहस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया था, मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी। यानी सर जॉर्ज बारलो जो है यह हस्तक्षेप की नीति कड़ाई से पालन किया था, जबकि आपने ऊपर ही देख लिया था कि हस्तक्षेप की नीति का पालन सर्वप्रथम किसने किया था, तो सन जॉर्ज शोर किया था जो कॉर्नवालिस के बाद आया था। अगला इसमें देखते हैं तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में देखते हैं, जिसका समय 1807 से 1813 ईस्वी तक है। ध्यान देना है कि लॉर्ड मिंटो नाम से 2 हुए हैं, यह एक लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है।
जो कि 1807 से 1813 यानी 5 वर्ष का इसका समय रहा। एक जो है लॉर्ड कर्जन के बाद जो आता है लॉर्ड मिंटो सेकेंड आता है, यानी लॉर्ड मिंटो सेकेंड का समय देखेंगे आगे हम तो 1905 से लेकर के 1910 ईस्वी तक जो है वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय का समय होता है। इसी के समय देखें तो जो लॉर्ड कर्जन ने बीज बोया था विभाजन का, जो कि सबसे घृणित वायसराय था, उस बीज का जो फल मुस्लिम लीग के रूप में जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जो कालांतर में भारत विभाजन का कारण बनती है मुस्लिम लीग, उसको हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं। इसका समय हमने देख लिया। इसके महत्वपूर्ण कार्यों को इसमें देखें तो यह है कि इसके समय में वर्ष 1809 में अमृतसर की संधि इंपॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि सिख शासक रणजीत सिंह के साथ हुई थी। तो सिख शासक रणजीत सिंह के बारे में विस्तार समझ लिया पूर्व के लेक्चरों में। आप इस चैनल पर जाकर जो रणजीत सिंह के बारे में विस्तार से देख सकते हैं। तो अमृतसर की संधि जो है किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में हुई थी। किसके साथ हुई थी? रणजीत सिंह, सिख शासक जो रणजीत सिंह थे उनके साथ हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मैकटाफ ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि द्वारा सतलज नदी को रणजीत सिंह की पूर्वी सीमा माना गया था। यानी जो अमृतसर की संधि थी, इस पर हस्ताक्षर कौन किया था अंग्रेजों की तरफ से? तो चार्ल्स मैकटाफ ने किया था। और इस संधि में यह प्रावधान था कि सतलज नदी का जो पूर्वी सीमा है वह रणजीत सिंह की सीमा मानी गई। इसी के समय काल में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। यह नोटेड पॉइंट है कि जो देखें अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर करता था अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मैकटाफ, यह कालांतर में जाकर के 1835 से 1836 के दौरान यह है भारत का गवर्नर जनरल बनता है। यानी भारत का गवर्नर जनरल के रूप में देखें तो यह भारत का द्वितीय गवर्नर जनरल बनता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, क्योंकि इसके बाद यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है इसी के समय देखें, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1833 का चार्टर एक्ट आया था। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यह मैकटाफ जो है दूसरा जो है यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद देखें तो दूसरा यह जो भारत का गवर्नर जनरल बना था। और इसने अमृतसर के संधि पर हस्ताक्षर किया था। किसके साथ? रणजीत सिंह के साथ। और इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि इसी के समय में लॉर्ड मिंटो फर्स्ट समय में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। तो इसके बारे में समझ लें। चार्टर का मतलब होता है आदेश पत्र, यानी 1813 का चार्टर एक्ट जो है। इससे पूर्व देखें तो जो चार्टर एक्ट आया था 1793 का भी चार्टर एक्ट, चार्टर का मतलब आदेश पत्र होता है। आदेश पत्र 1793 था और दूसरा चार्टर एक्ट जो आया था वो 1813 का चार्टर एक्ट आया था इसी के समय लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में। इसमें क्या प्रावधान थे यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। संक्षेप में देखें तो कंपनी के व्यापार, यानी इस चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था? कंपनी के व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय व चीनी लोगों के साथ एकाधिकार मौजूद था। यानी चाय और चीनी यानी जो चाइना के पीपुल हैं उनके साथ जो व्यापार था के साथ एकाधिकार मौजूद, यानी उस पर इनका अधिकार था, लेकिन कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन के राजा की प्रभुता स्थापित कर दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था की गई। भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने की छूट दी गई। कर न देने पर दंड की व्यवस्था इसी के द्वारा चार्टर एक्ट 1893 द्वारा की गई थी। इसको थोड़ा और विस्तार कर लें, हालांकि आगे हम इस पर देखेंगे। चार्टर एक्ट को थोड़ा और विस्तार करें तो इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार, पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था इसी चार्टर एक्ट द्वारा। तो लॉर्ड मिंटो के बारे में अन्य सोर्स के माध्यम से भी कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो लॉर्ड मिंटो में देखें, बल्कि अगले जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उस पर चर्चा करते हैं। तो ये अगला जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अभी हमने देखा था वारेन हेस्टिंग्स नाम से जो इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स है, और
पहला जो था देखें, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और अंतिम बंगाल का गवर्नर वो वारेन हेस्टिंग्स था। यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स, दोनों के नाम में याद रखना है, अंतर है, इसमें लॉर्ड उसमें वारेन था। यानी ये पहला देखें तो वारेन हेस्टिंग, यानी इसमें वारेन हेस्टिंग्स है और वहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स है, दोनों के अंतर को समझ लेना है। इसमें देखें ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय देखें तो 1813 से 1823, यानी इसका 10 वर्षों का समय रहा लॉर्ड हेस्टिंग का। इसके बारे में ध्यान दें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स में देखें इसके समय में अहस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया गया था। यानी ये जो लॉर्ड हेस्टिंग था इसके समय में क्या किया गया था कि अहस्तक्षेप की नीति को परित्याग या त्याग दिया गया था। हमने देखा था कि जो सन जारशोर था उसने मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था, और इसके बाद जो इसका और पूर्वगा था सर जॉर्ज वेलो, इसने हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया था। तो मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी, यानी 2 इसमें महत्वपूर्ण। इसके बाद यह ध्यान दें लॉर्ड हेस्टिंग्स जो आता है यह जो क्या करता है कि हस्तक्षेप की नीति को त्याग देता है। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता इसी किस्म में स्थापित हुई थी। भारत में जो ब्रिटिश प्रभुसत्ता है इसी किस्म में लॉर्ड हेस्टिंग्स में स्थापित हुई थी। चलिए इसके नोट्स के माध्यम से इसमें समझ लेते हैं। तो हेस्टिंग्स यानी लॉर्ड हेस्टिंग है, वारेंग नहीं। हेस्टिंग्स ने राजपूतों को प्राकृतिक मित्र यानी प्राकृतिक मित्र नेचुरल फ्रेंड्स और मराठों को अपना प्राकृतिक शत्रु बताया था। यानी ये पूछा सकता है कि कौन सा गवर्नर जनरल जो है राजपूतों को प्राकृतिक मित्र यानी नेचुरल फ्रेंड्स और किनको जो है अपना नेचुरल जो एनिमी बताया था। तो मराठों को जो है अपना नेचुरल एनिमी बताया कौन? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसी के समय काल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1418 से 1416 ईस्वी आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी तक जो है आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। इसी समय में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हेस्टिंग्स ने गोरखा नेता अमर सिंह थापा को पराजित कर दिया था। इस युद्ध का अंत वर्ष 1816 की संगौली की संधि से हुआ था। इंपॉर्टेंट है कि संगौली की संधि किससे संबंधित है? तो आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। यह कब हुआ था इसका समय दिया गया है। तो ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल के समय में हुआ था, समय काल में हुआ था। इसने अहस्तक्षेप की नीति का परित्याग करके अपने समय में साम्राज्यवादी अभियान प्रारंभ किया था। कौन? ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसी के समय काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का समय देखें तो 1817 से 1818 के बीच में होता है। इसमें मराठों को पूर्ण रूप से पराजित करके हेस्टिंग्स ने मराठा संघ का अंत कर दिया था। यानी मराठा संघ का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया था। यानी अंग्रेजों ने पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे इनको कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया था। कानपुर जो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर है, कानपुर औद्योगिक जिला है, वहाँ बिठूर भेज दिया था। कौन भेजा था? अंग्रेजों ने, हेस्टिंग्स के समय में। इसके बाद इसमें देखें तो ये हेस्टिंग्स ने अमीर की उपाधि धारण की थी। यानी पूछा सकता है कि अमीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने धारण की थी। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता इसी के समय में स्थापित हुई थी। इसने गाजीपुर उत्तर प्रदेश की जेल में आत्महत्या कर ली थी। यानी इंपॉर्टेंट ये है, गाजीपुर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इस मामले में देखें तो अभी हमने देखा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है वह गाजीपुर में है। यानी एकमात्र ये जो है वाइस गवर्नर जनरल है जिसका मकबरा भारत में है। और भारत में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कहाँ है? गाजीपुर जिले में है। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर देखें 75 जिले हैं, तो 75 जिले में एक जिला गाजीपुर है, वहाँ पर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। और इस संदर्भ में लॉर्ड हेस्टिंग्स भी गाजीपुर संबंधित है कि इसने गाजीपुर उत्तर प्रदेश की जेल में आत्महत्या कर लिया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। आगे इसके बारे में देखें तो यह आपका आता है हेस्टिंग्स ने थॉमस हिस्लोप के साथ लेकर अपने समय काल में पिंडारियों का अंत कर दिया था। यानी पिंडारियों का अंत किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। किसको अपने साथ लिया था? तो थॉमस हिस्लोप को साथ लिया था।
पिंडारी लुटेरे का एक दल था। पिंडारी कौन थे? पिंडारी का मतलब लुटेरों का दल था। डकैत एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था। पिंडारी लुटेरों का एक दल था। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, यानी पिंडारियों में जो हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। पिंडारियों के प्रमुख नेता, यानी पूछा जा सकता है पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता में चीतू, वासिल मोहम्मद, आमिर खां और करीम खां जो है ये प्रमुख पिंडारियों के नेता थे। एग्जाम दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पिंडारी क्या है। ये पिंडारी लुटेरों का एक दल था, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे और इनके प्रमुख नेता को हमने देख लिया। और अंत पिंडारियों किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स किया। किसके साथ मिलकर? तो लॉर्ड थॉमस स्लोप के साथ मिलकर इसने दमन किया। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या आप जानते हैं इसमें भी है, तो भारत में हिल स्टेशन की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सेना की जरूरतों से था। यानी भारत में जो हिल स्टेशन की स्थापना जो की गई थी ब्रिटिश सेना की जरूरतों के हिसाब से था। जैसे शिमला की स्थापना, शिमला में जो हिल स्टेशन है, शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध 1815 से 1818 के दौरान तथा अंग्रेज मराठा युद्ध 1818 के समय माउंट आबू और दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि भारत में हिल स्टेशनों की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था अंग्रेजों ने? तो ब्रिटिश सेना की जरूरतों के लिए किया था। जैसे शिमला में हिल स्टेशन है वो गोरखा युद्ध के दौरान किया गया था, और अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान जो है माउंट आबू जो राजस्थान में है वहाँ पर हिल स्टेशन बनाया गया था, और दार्जिलिंग में हिल स्टेशन देखें तो सिक्किम के राजाओं से छीना गया था 1835 में। आगे इसमें देखते हैं। तो अगला जो आता है बंगाल का गवर्नर जनरल और लॉर्ड एमहर्ट्स आता है। इसका समय 1823 से 1828 यानी 5 वर्ष तक यह रहता है। इसके बारे में विस्तार समझ लेते हैं। तो इसके शासन काल में यानी इसके समय काल में 1824 से 1826 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इस युद्ध का समापन 1826 की मांडेबू की संधि से हुआ था। यानी इंपॉर्टेंट ये संधि याद रखना है कि मांडेबू की संधि से किसका समापन हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का समापन हुआ था, जो कि 1824 से 1826 तक चला था। किसके समय काल में या शासन काल में? तो यह लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल के दौरान यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। वर्ष 1826 ईस्वी में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में थी। इसी के समय काल में 1826 में जो है गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल या समय काल में की गई थी। इसी के समय काल में मणिपुर नामक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की गई थी। जो मणिपुर भारत में देखें जो पूर्वोत्तर राज्यों का एक महत्वपूर्ण राज्य है, यानी 7 सिस्टर राज्यों में शामिल है। पूर्वोत्तर का एक बहुत ही मनोरम प्राकृतिक सौंदर्यता से संपन्न जो मणिपुर है, वह मणिपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके समय की गई थी? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में की गई थी। वर्ष 1824 इसमें बैरकपुर का सैनिक विद्रोह, यानी 1824 में बैरकपुर का सैनिक विद्रोह हुआ था। इन सैनिकों ने समुद्र पार करके अर्थात बर्मा जाकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तो 1824 में भी देखें तो बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था। देखें 1857 के महान जो सैनिक क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ, तो उसमें भी बैरकपुर जो है महत्वपूर्ण रूप से शामिल था। इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है। यहाँ भी थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं बैरकपुर के बारे में। देखें तो बैरकपुर 1824 में सैनिक विद्रोह हुआ था, लेकिन देखें 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो बैरकपुर से जो है 1857 के महान क्रांति की शुरुआत होती है। और बैरकपुर में देखें तो 1824 में भी सैनिक विद्रोह हुआ था। किसके समय? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था या समय काल में हुआ था। कारण भी हमने देख लिया। इसमें जो सैनिक विद्रोह हुआ था वह समुद्र पार करने संबंधित था, यानी बर्मा जाकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था सैनिकों ने। इससे पूर्व भी एक बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, यानी इससे पूर्व देखें तो वह मात्र 1 वर्ष के लिए बना था। लॉर्ड एडम्स बना था। लॉर्ड एडम्स जो है वो मात्र 1 साल के लिए था। 1823 में था। यह अस्थानापन्न गवर्नर जनरल था। इसके समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लॉर्ड एडम्स जो मात्र 1 साल के लिए था, क्योंकि 1823 से इसकी शुरुआत लॉर्ड एमहर्स्ट की भी होती है। तो 1823 में लॉर्ड एडम्स आता है। यह अस्थानापन्न गवर्नर जनरल था।
इसके समय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब इसके बाद शुरुआत होती है भारत के गवर्नर जनरल। अब तक हम जो देख रहे थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल यानी बंगाल के गवर्नर को हमने देखा, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को देखा यानी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट द्वारा जो थे बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब इसके बाद 1833 के एक्ट द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। अब इस पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इसका समय 1828 से 1835 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ध्यान दें तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 यानी इससे पूर्व ही देखें 1803 या 28 में बनता है तो 25 वर्ष पूर्व ही यानी 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। यानी 1803 में जो है जिसका समय देखें 1803 का समय लॉर्ड वेलेस्ली का था जिसको हमने देख लिया था सहायक संधि जो भारत में शुरुआत किया था, हालांकि शॉर्ट टर्म डुप्ले ने किया था। तो 1803 में जब बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था उस दौरान देखें तो यह मद्रास का गवर्नर था यानी लॉर्ड वेलेस्ली के अधीनस्थ था यह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 25 वर्ष पूर्व 25 वर्ष बाद जो है भारत का गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का इसी को मतलब श्रेय मिलता है। तो 1803 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1806 ईस्वी में उसने सैनिकों के माथे पर जाति चिन्ह लगाने और कानून वालियां पहनने पर मना कर दिया था, जिससे बेल्लौर के प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह हुआ था। बेंटिंक एक कट्टर युग उदारवादी था जिसका समय विभिन्न सामाजिक सुधारों का याद किया जाता है, यानी इसके समय काफी सामाजिक सुधार किए गए थे। देख लें सामाजिक सुधारों में इसने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत इसी समय हुआ था। ठगी प्रथा का अंत इसी समय में हुआ था। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत इसी समय हुआ था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इसी समय बनाया गया था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी समय किया गया था और भारतीय रियासतों के प्रति नीति इसी समय लाई गई थी। तो इस नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। इसमें यह बंगाल का अंतिम और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। जिस प्रकार से हमने देखा था वारेन हेस्टिंग्स जो था वह बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसी प्रकार से यह जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अंतिम है जबकि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में ये प्रथम है। वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसको बंगाल के गवर्नर जनरल से पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। बेंटिक उदारवादी था। इसके समय काल को हम शांति और सुधार के युग के नाम से जानते हैं। एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पूछा जाता है किसके युग को जो है या काल को शांति और सुधार के युग के नाम से जानते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था और ये उदारवादी था, लिबरल था। और इसमें देखें तो गवर्नर जनरल बनने के पूर्व यह 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर था, लेकिन वर्ष 1806 ईस्वी में यहाँ अर्थात वेल्लूर के सैनिकों ने जन विद्रोह किया तो इसे वापस इंग्लैंड बुला लिया गया था। और 25 वर्ष बाद देखें तो यह लॉर्ड वेलेस्ली के समय मद्रास का गवर्नर था या उसके अधीनस्थ था लॉर्ड वेलेस्ली के, जबकि 25 वर्ष बाद जो भारत का गवर्नर जनरल बनता है। इसको 1806 में जो है वापस बुला लिया जाता है क्योंकि बेल्लौर में सैनिक जन विद्रोह हो जाता है। अपने राजनीतिक सुधारों के अंतर्गत बेंटिक ने 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का आधार मान लिया। यानी 1833 जो चार्टर एक्ट की धारा 87 में योग्यता दी गई थी को सेवा का आधार मान लिया। अब किसी भी भारतीय नागरिक को यानी कोई भी भारतीय नागरिक को धर्म, जन्म स्थान, जाति और रंग के आधार पर किसी पद के लिए वंचित नहीं किया जा सकता। ये इसी के समय में हुआ था। रियासतों के प्रति साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए बेंटिक ने मैसूर 1831, कुर्ग 1834, कछार एवं जयंती 1832 को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हुए रियासतों के प्रति साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हुए इसने यह किया था। और हमने देखा था कि सती प्रथा का अंत इसने किया था। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी के नियम XVII यानी 17 नियम 17 सती प्रथा का अंत 1829 में और किस नियम के तहत? नियम XVII यानी 17 द्वारा सती प्रथा प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, परंतु 1830 यानी एक साल बाद ईस्वी में से बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया।
ठगी प्रथा का अंत भी सिख समय में हुआ था। तो बेंटिंक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल स्लीमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कर्नल स्लीमन की नियुक्ति की 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसकी समाप्ति के लिए किसको नियुक्त किया था? कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया था ठगी प्रथा के अंत के लिए। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत हमने देख लिया था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया था। अब यह मान लिया गया कि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्मस्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इसने 7 मार्च 1835 ईस्वी के एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी समय में थी। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की नींव रखी थी। भारतीय रियासतों की प्रतिनिधि को हमने देख लिया था। बेंटिक ने अव्यवस्था का आरोप लगाकर 1831 ईस्वी में मैसूर, 1834 ईस्वी में कोलकाता कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था। बेंटिक ने सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की थी, यानी जो संभागीय आयुक्त थे, कमिश्नर थे, उनकी नियुक्ति सर्वप्रथम बेंटिक के समय ही की गई थी।